जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। और थ्योरी वाइज भी प्रैक्टिस हो रही है और आपका मॉडल पेपर भी हल किया जाता है। तो कोई भी मित्र एक भी क्लास स्किप नहीं करेगा और ना ही कोई मित्र वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाली है, तो सभी मित्र क्लास के एंड तक बने रहना। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ये बिहार के राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, पहले खाली स्थान दिया गया है, लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लगभग मित्र कहा जाए तो 12,99,000 कुछ है, लेकिन 13 लाख माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। थ्योरी वाइज प्रैक्टिस हो रही है मित्र, देख लीजिएगा जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में दिए गए हैं एक एक टॉपिक को पूरा सर के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो कोई भी मित्र उस क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि जितने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और हम आपका मॉडल पेपर कराएंगे। तो कोई भी मित्र एक भी क्लास नहीं छोड़ेगा। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है ये किसको इंगित करता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन धर्म है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रभासगिरी जो है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी जो है ये कौन थी। तो याद रखना जब आपसे बिंबिसार पूछेगा तब आप कहेंगे कि इनकी राजधानी जो है ये राजगृह थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मित्र क्वेश्चन जो है हम फास्ट करा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये 5 क्वेश्चन जो है ये किससे थे, इतिहास से थे, क्योंकि आपके पेट में इसी प्रकार सिलेबस दिया गया है कि 5 क्वेश्चन जो है इतिहास से आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है ये संविधान से आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से आएंगे। इसी प्रकार हम आपका करवाएंगे। अब आपके सामने आ चुका है छठा क्वेश्चन जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शायद फिर वही क्वेश्चन क्रॉप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, बताना है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना, भारतीय शांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? लोकमान्य तिलक जी को। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक जरूर करना। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, जब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो याद रखना, एसी मजूमदार। कौन थे मित्र? एसी मजूमदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एसी मजूमदार, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाफिज उल मुल्क की पदवी जो है ये त्याग दी थी? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इसका राइट आंसर बताना है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि वर्धा में पारित हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है मैंने इतिहास से कंप्लीट किया और 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कवर कर लिया है। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि भूगोल से है। भूगोल से भी 5 क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है? कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपकी जियोग्राफी से संबंधित है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य यानी GMT में अंतर पाया जाता है। कितने घंटों का अंतर पाया जाता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच का अंतर आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं 5.5 घंटे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है इस प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है से प्राचीनतम श्रेणी है, यानी आपसे पूछ रहा है सबसे पुरानी श्रेणी जो है ये कौन सी है। तो हम कह सकते हैं कि बृहद हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम है। राइट क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शिवालिक जो है ये सबसे नया है या नवीनतम है, लेकिन प्राचीनतम की बात करेगा तो बृहद हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मित्र? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है ये मैदान में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करना है। तो हम कह सकते हैं कि गोमती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे गोमती नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है मित्र, ये राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत है। ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ई बुक है। सारे क्वेश्चन जो है ये सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। विशेष ध्यान दिया जाए मित्र तो पेट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 39 रुपए में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है शायद यही है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है। ये किससे है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर आपको बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है ये क्या कहलाता है? भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय नहीं मित्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सरकारी व कहा जाए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है ये कौन सा है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर जुड़ जाइएगा, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के नाम से एक ग्रुप बना है, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इसे पुनः रिवीजन कर सकें। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है ये क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले किसने किया था? हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो है ये बढ़ जाती हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा यानी रुपए की कीमत जो है ये रुपए का मूल्य जो है ये गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? वो कौन सी कहा जाता है, कौन सी स्फूर्ति कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मुद्रा स्फूर्ति कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना तृतीय जब पूछेगा तो याद रखना विपणन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मित्र? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि मैंने भूगोल से 5 क्वेश्चन कवर किया, 5 जो है हिस्ट्री से और 5 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और फिर 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और 5 क्वेश्चन जो है मैंने किससे किया? भारतीय राष्ट्रीय, यानी आपके सामने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 तो हो चुका है आपके संविधान का, 5 हो चुका है आपके जियोग्राफी का, 5 हो चुका है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और 5 किसका किया? पता नहीं, याद ही नहीं मुझे। 5 क्वेश्चन जो है ये अर्थव्यवस्था से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आ चुका है मित्र कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21 और ये जो है किससे संबंधित है? संविधान से। तो संविधान का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946
ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है की बात कर रहा है। तो याद रखना साम्यवादी जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। भारत के संविधान में भाग 3 जो है ये किससे संबंधित है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भाग 3 जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, और सॉरी मित्र मूल अधिकारों से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, भाग 3 जो है मित्र ये मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत के संविधान प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप कितने आयु होनी चाहिए? आपकी 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आपके सामने मित्र आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि साइंस से रिलेटेड है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना शक्ति का मात्रक जो है ये क्या होता है? वाट। क्या होगा? वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत जो है ये क्या है? क्वेश्चन 27 है, फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वो पानी में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, यानी सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम जो है मित्र ये मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मित्र तुक्का नहीं मारेगा। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक रूप से मछली जो है, ये मत देखिए कि यहाँ फिश लिखा गया है तो पक्का फिश होगा। नहीं मित्र, समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक रूप से एक मछली ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो क्या था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। 36 आपके सामने जो ये जर्नल हिंदी से है तो हम इसे भी कवर कर लेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है हिंदी के आपको जनरल हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है गद्यांश से आएंगे। तो गद्यांश हम नहीं कवर करेंगे। गद्यांश जो है मित्र ये स्वयं करने की चीज होती है। गद्यांश की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, आप खुद ब खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। सम्मुख का विलोम आपसे पूछ रहा है तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये विमुख होता है। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये नहीं है की बात कर रहा है। 37 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नम का क्या होता है? गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है, लेकिन आर्द्रा नहीं होता। क्या नहीं होता?
आर्द्र जो है ये नहीं होता है, लेकिन तीनों जो है ये नम का पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वक्र। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सामन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सामन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का उचित अर्थ आपसे बताना है। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? सदा एक ही दशा में रहना। क्या हो जाएगा? सदा एक ही दशा में रहना। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। शुद्ध शब्द छाटिए। अभ्यस्त का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए मैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यस्त की शुद्ध वर्तनी जो है अभ्यस्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। मित्र, इस टेस्ट में आपके बचते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो करंट अफेयर की क्लास में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और स्टैटिक जीके की क्लास जो है ये भी आपकी होगी, वहां से आप इसे कवर कर लेना। बाकी क्वेश्चन इंग्लिश और गद्यांश इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना और सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ आपको करा देंगे। थ्योरी वाइज प्रैक्टिस भी हो रही है, उस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर पूरा कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन सर के द्वारा लाए जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई भी मित्र उस क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लास कैसी भी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। आप ये देख लीजिएगा कि कितने लोग सब्सक्राइब करते हो, कितने नहीं करते हैं। 86.7% जो है बच्चे नहीं करते हैं सब्सक्राइब। भाई क्यों नहीं करते हो? और कितने करते हैं? तो 13.3% जो है बच्चे केवल सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप पीडीएफ की चिंता ना करें। तो मित्र, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।